अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप सबको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। कल की एब्सेंस के बाद कल फॉरेन फंडिंग केस की ट्रांसमिशन आपने पब्लिक न्यूज़ पे देखी, हम मौजूद नहीं थे। मुझे कहते हैं सोहा अफजल और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। आज मॉर्निंग थोड़ी सी स्लो है सर, खबर इस तरह की है, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली खबर उसमें ये है जो आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी देखते रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बलूचिस्तान में मौजूद था, अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो तबाह हो चुका है और हलाकतें जो सर वो सामने आई हैं उसको डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। हरमीत का तारुफ करा देते हैं। जी हरमीत, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रूह साहब। सोहा, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या कल का हुआ है और कल ये जो हादसा परसों जो पेश आया, लेकिन हमने देखा अब जब जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं और जो वीडियो क्लिप्स सामने आ रही हैं तो यकीन माने कि मेरी तो इनमें से कईयों के साथ मुलाकातें भी हुई थी जब हम इधर हमारे कुछ इनके साथ हम जब गए थे, तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसकी हम मेरे ख्याल में पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह जो है वो ताज़ियतें भी की जा रही हैं और पूरी अगर हम देखें तो बहुत ही इनका जो करियर था वो भी एक पीक पर था और पीक से आप इस तरह अचानक चले जाओ और बहुत टैलेंटेड लोग थे, बहुत टॉप के लोग थे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, मतलब मुल्क का ब्रेन थे, मुल्क का सरमाया थे और ख़ास तौर पे मतलब अगर जिक्र करें हम तो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो 12 कोर के को देख रहे थे, लीड कर रहे थे, उसके हवाले से उनका तज़किरा आता है कि बहुत ही शानदार ब्रेन थे वो और कोयटा के कोर कमांडर थे। उनके साथ कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, फिर इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद और फिर 2 मेजर खालिद साहब थे। बिल्कुल हाँ, तो मतलब इनका जितना भी अफसोस किया जाए, मुदस्सिर फयाज थे और मोहम्मद तल्ला मनान पायलट थे। रूह साहब, अगर सरफराज साहब के हवाले से मैं बात करूं तो कोयटा या बलूचिस्तान मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने साफ़ी हैं, कल उनसे जब गुफ्तगू हो रही थी इसी हवाले से तो उनका कहना यह था कि इनके आने के बाद बहुत सारी पाबंदियां जो कोयटा के लोगों को थी, कैट में जाने के हवाले से थी, आसपास पाबंदियां थी, चेक पोस्टें लगी थी, तो बहुत ज़्यादा नरमी की थी और एक तो वहाँ के जो लोग थे उनके साथ इनका मेल मिलाप बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे आम आदमी में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब अपने अखलाकियात से, अपने हुस्न सलूक से आप लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो कल मैं देख रहा था कि बलूचिस्तान के जो लोग थे वहाँ पे एक तरफ तो हालात आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो शहादत हुई है तो उस पर काफ़ी जो लोग हैं वो भी अफसरदा नज़र आए और ज़ाहिर बात है कि उन्होंने जब से ये मनसब वहाँ का कोर कमांडर का संभाला था तो बहुत सारे मसाइल जो थे वहाँ के इलाके, वहाँ के लोगों के, वहाँ के सरदारों के, उनको इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि हालात उस तरह नहीं हैं जो हम वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन उसके बावजूद सब लोगों के साथ एक अच्छा रवैया और उस अच्छे रवैये की वजह से आज लोग उनको बलूचिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, दुनिया भर में पाकिस्तानी जो रहते हैं वो याद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं और ये सर ये हमारी फ़ौज है जिनके बारे में हम हमेशा कहते हैं, बात करते हैं कि जान का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार रहने वाले ये वो लोग जिनके सैलाब ज़दगान की हम बात कर रहे थे कि उनकी मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में उनकी मदद नहीं की पा रही। लेकिन ये फ़ौज और सर ये हेलीकॉप्टर जो वहाँ पर मौजूद था, ख़राब मौसम के बाद ये हादसा पेश आया और सर मूसा घोट का इलाका है जहाँ पर अब ये मलबा जो है वो मिला है। आज रावलपिंडी में सर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, इनकी मग़फ़रत के लिए हम सब दुआ करते हैं। यही यकीनन पाकिस्तान का सरमाया है, यही यकीनन पाकिस्तान का फ़ख्र है। जी बिल्कुल, जैसे हरमीत कह रहा था कि कोर कमांडर बलूचिस्तान होने के नाते, कोयटा होने के नाते ज़ाहिर है बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो जिम्मेदारियों में जो वहाँ के इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, वहाँ के हालात जिस तरह के ख़राब रहे थे उस हालात को ठीक करना, वहाँ पे सरदारों के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाना, आवाम के अंदर अपने राब्ता इस तरह से बढ़ाना कि उनके दिल में बंदा जगह बना ले। तो ये तमाम काम उन्होंने किए और बहुत ही शानदार तरीके पे उनकी वीडियो भी जितनी हमने देखी हैं, लोगों में घुल मिल के रहने के लिए, घुल मिल के रहते हुए जिस तरीके से स्माइली फेस के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ घुल मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल सूरत हाल को देखने के लिए, उन तक मदद पहुंचाने के लिए एक वो निकले थे और जनरल सरफराज जो है उन्होंने ये नहीं किया कि
अपने Conference जैसे वो room है में बैठे कॉन्फ्रेंस रूम हैं। में बैठे हुए वो ऑर्डर कर रहे हो, खुद निकले फ्रंट पे आगे पहुंचे हुए थे और उसी में वो हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ। विंदर के मकाम के ऊपर ये गिरा मौसम की ख़राबी के बायस, और मौसम की ख़राबी कई दिनों से चल रही थी। Yes, sir. मैंने पढ़ रहा था एक जगह के मतलब कई दिनों से पता चल रहा था कि उन इलाकों में मौसम काफ़ी ख़राब है, उसकी भी परवाह नहीं की इन्होंने, अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान फिर आप मुल्क गवाही के से। कौम के हवाले कर दी। अच्छा, मतलब ये नो है कि न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और हम बड़ा होप कर रहे थे, किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे थे। कल परसों जब ये ख़बर आई तो हमने बहुत सारी दुआएं भी की कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, लेकिन चूँकि वो पहाड़ी इलाका था उस दौरान, तो पहले तो आपका कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हुआ और तलाश गुमशुदा की रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आई। लेकिन उसके बाद ये अब ख़बर जब कल आई तो उसके बाद यकीनन पूरी कौम जो है वो अफसरदा है और उनके लिए दुआ गो है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम अपने डेली डोज की तरफ चलते हैं। डेली डोज में पहली ख़बर आपको देंगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि बड़ी अच्छी ख़बर है वो कश्मीर जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ का एक शहरी है सर, उसने एक तवील कुरान पाक का माशाल्लाह नुस्खा लिखा है और ये दुनिया का सबसे तवील तरीन नुस्खा है और 500 मीटर सर। और इसने ये करने के लिए चूँकि वहाँ पर वसाइल उस तरह से नहीं थे हरमीत, तो दिल्ली का उन्होंने रास्ता लिया, वहाँ से निकले, दिल्ली तक पहुँचे, वहीं पर इंक पेपर्स और हर चीज़ वहाँ पर चूँकि ज़्यादा मैसर होती है, ज़्यादा अच्छी आपको क्वालिटी में मिल जाती है, तो उन्होंने अब ये नुस्खा लिखा है। और लंकन सर, आई थिंक लंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अब जो है ना उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इन्होंने दुनिया का ये तवील तरीन नुस्खा कुरान पाक का लिख लिया। मुस्तफ़ा इब्न जमील इनका नाम है और जैसे कि सुहा ने बताया कि इनके गांव में कश्मीर में जहां से इनका ताल्लुक़ था वहां पे सहूलियात नहीं थी ऐसी कि जिसकी बदौलत ये वो अपना काम पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया, वहाँ जाके उन्होंने कागज़ ख़रीदा, स्याही ख़रीदी, उसको मरज़ लेके उसकी और ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और ये बड़े कम वक्त में, बड़े कम वक्त में 7 माह में इन्होंने मतलब ये और वैसे देखा जाए तो बड़े यंग से हैं, बड़े यंग से लग रहे हैं इन पिक्चर में आप देखें, और बड़े कम ही मारसे में, जिस तरह सुहा कह रही, बड़ी कम ही मुद्दत में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना बहुत बड़ी बात है। और जारी बात है कि आपके पास फिर सहूलियात भी ना हो, वो सारी सहूलियात का फुकदान भी, उसके बावजूद आप डटे रहे और कहें कि नहीं भैया काम करना है मैंने, और उसके लिए जारी बात है कि दिल्ली उनको जाना पड़ा और सारा कुछ। हाँ, मैं तो ये देख रही हूँ हरमीत, आप भी देखिए ऑन स्क्रीन ये जो हम दिखा रहे हैं विजुअल्स, ये विजुअल्स बेसिकली उनका एक आर्ट है जिसको उन्होंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है कि दुनिया में अब उनका नाम है, अगर लंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम आ चुका है सर। और जिस इलाके से उनका ताल्लुक है सर वो श्रीनगर से भी 46 किलोमीटर आगे है। इसका नाम है बांडीपुरा। बांडीपुरा बहुत मशहूर जगह है वैसे तो लेकिन मतलब ये है कि कारनामा बहुत बड़ा है, कारनामा बहुत बड़ा है इनका। और खताती कितनी अच्छी है, मैं देख रहा था उनको लिखते हुए कि बड़ी खूबसूरत खताती है, मतलब ये खूबसूरत किस्म की। हाँ, ये पूरे गांव में, पूरे कश्मीर में इन्होंने अपना नाम सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और लोग जो हैं वो आप देख भी रहे हैं कि इनको जगह जगह जा रहे हैं, इनका इस्तकबाल होता है। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश होती है मतलब ऐसी चीज़ें हो ना उसको देखने के लिए, काश मतलब ये डिस्प्ले पे हो, हमारे यहाँ भी पहुँचे और हम देखें इसको, मतलब कि ये 500 मीटर तवील कुरान पाक का नुस्खा देखने में कैसा, और उसने कितनी मेहनत से, और देखिए किसी ऐसे इलाके से आप उठकर ऐसा नाम करें कि उसके बाद दुनिया में आपका नाम हो और आपको दुनिया में सराहा जाए, हम आपकी खबर दे रहे हैं, तो यकीनन वो काबिल फ़ख्र है अपनी फैमिली के लिए भी, अपने इलाके के लिए भी। लोगों ने बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, आपने विजुअल्स भी देखे और उनको बड़ा वार्म वेलकम भी किया है, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं वो भी और हम भी। आगे बढ़ते हैं, अगली हम आपको डेली डोज ये देंगे कि सर अब इसके बाद जो है ना पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नौकरी से निकालने से पहले बॉसेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये साहब जो है ये कनाडा के रिहायशी हैं हरमीत, उनको नौकरी से निकाला जनाब बुलडोजर लेकर बॉस के घर पहुंच के, बड़ा बुलडोज कर दिया घर पूरा, बुलडोज कर दिया, लेके पहुंचे नहीं डराने धमकाने के लिए, बुलडोज कर दिया। और बड़ा देखिए लग्जीरियस सा घर है, और ऑब्वियसली सर एक बॉस है कंपनी का तो उसने सारे लवाजमात डाले होंगे, बड़ा अच्छा सा लैविश किस्म का घर बनाया होगा, और वो बुलडोज लेके सिर्फ पहुंचा नहीं, उसने वाकई बुलडोज कर दिया। अब बॉस सर पकड़ के बैठ गया, क्यों निकाला मैंने इसको नौकरी से, मुझे क्यों निकाला। हाँ मुझे क्यों निकाला, बाहर जाके बुलडोज करते हुए। अच्छा, वैसे याद है मतलब ये वैसे भी दुख तो बड़ी तकलीफ होती है जब आपको कहीं कल कोई कहे कि भैया आपसे कल से ना आए, हाँ। तो तकलीफ तो होती है। लेकिन हमने इससे पहले भी एक स्टोरी देखी थी जिसमें उसने पूरा ऑफिस जो है, पूरे ऑफिस को यरगपाल बना दिया था। तो रऊफ साहब दिल पे जो ले लेते हैं फिर वो कुछ करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो बॉस ने तो तौबा निकाली कि मुझे किसने कहा था इसे पंगा जाए।
हाँ, चले जी, अब आप बनाएं दोबारा से घर। और या ये जो लोग यहाँ काम करते हैं, जो हमारी खबर सुन रहे हैं, अब ज़रा नौकरी से निकालने से पहले आप भी सोच लें। ऑब्वियसली माशी सूरत हाल और मज़ीद मुल्क की ख़राब तर है, उसमें से सर आप जो नौकरी करते हैं, उस नौकरी को अगर आप वो तलवार लटकी रहे हर वक्त कि आपकी नौकरी किसी भी वक्त चल जाएगी, खासतौर पर पाकिस्तान में प्राइवेट इदारों में सर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस तरह की हैपनिंग्स को देखते हैं। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, अजीबो गरीब भी है सर। मैंने अगर आप किसी को, मैं तीमारदारी के लिए जाऊँ, आदत के लिए जाऊँ, या फिर मैंने किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देना हो, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इससे बेहतरीन गुलदस्ता नहीं हो सकता। लबनान सर, लबनान का ये खातून है लबनान की ना, उसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी है जी, वो पैसों वाला गुलदस्ता बेचना शुरू हो गई है। और सर वो आप किसी को दें तो फ़ायदा भी होगा, एक तो गुलदस्ते का गुलदस्ता, दूसरा वो पैसे भी आप इस्तेमाल हमारे करें। महंगाई बहुत हो गई है, नहीं तो पहले वो सेहरे होते थे ना, जो हाँ शादी पे जो आगे सेहरों होते में थे, पहनता था दूल्हा, उसके अंदर नोट लगे होते थे। आई रिमेम्बर और वो सर। दूल्हा जो है वो काफ़ी बड़े नोट होते थे। किसी ज़माने में तो 100 रुपए के भी, मतलब अब तो खैर उस ज़माने में बड़ी वैल्यू होती थी 100 रुपए की, तो 100 रुपए के नोट लगे होते थे, ज़्यादा कीमत के भी लगे होते थे, लोग बड़ा वैल्यू करते थे जिसका उसको। जितना बड़ा हार होता था, बल्कि हार होता इतना बड़ा था कि दूल्हा छुप जाता था। दूल्हा छुप जाता था और दूल्हा जो है वो मेरे ख्याल में 7 नोटों की भी हिफाजत कर रहा होता था, Yes, नोट yes, के और अंदर। हमारी जब छोटे होते थे, हमारी नजर उस हार पर होती थी कि कैसे इस नोट को कैसे साइड भी कर दिया जाए। बच्चे होते हैं ना, शौक होता है वैसे। लेकिन इस तोहफे की अगर बात करें सोहा रऊफ साहब, तो बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं, जाहिर बात है बहुत सारे लोग हम देखते हैं। मैं आज वैसे कहना चाहूँगा कि जो हम किसी का पूछने के लिए जाते हैं कुछ ऐसी चीज़, तो कम से कम वो चीज़ लेके जाएं कि उनके काम भी में भी आए, उनके घर के इस्तेमाल भी हो। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक उठा के लेके चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन तरीका है कि कम से कम पैसे जो है वो काम भी आपके आ जाते हैं, किसी और के काम आ जाते हैं, वो चाहे मेडिसिन ले या कुछ वैसे, अगर आपने उसको तोहफे के तौर पर दिए तो वो इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बेहतरीन तरीका है। ये लेबनान में भी यही हुआ है, मकसद यही है उनका, वो बनाने का गुलदस्ते नोटों वाले, कि आप किसी रिश्तेदार को दें तो इस नियत से दें कि उसको अगर कोई माली मुश्किलात है, बजाय इसके कि उसको आप पैसे दे रहे हों और वो बुरा महसूस करे, उसके दिल में कोई ऐसी चीज़ आए, तो बेहतर है उसको ऐसा गुलदस्ता दे दिया जाए जो उसके काम आए। मतलब सर ये बैरूत की रिहायशी है, 30 साल खातून है, इसका नाम है तमारा हरीरी। अच्छा नाम इसका नाम बड़ा खूबसूरत है। हाँ। तमाते काम भी किए इन्होंने, तमाते नोट जो है ना वो उन्होंने अब उसको अच्छे से फ्लावर्स बनाए। अच्छा नोट ऐसे नहीं रखे हुए, आप देखें उसके बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स बनाए हैं, उनको फ्लावर्स का शेप दिया है, डिफरेंट फ्लावर्स का शेप दिया है। तो वैसे एक अच्छा आइडिया है अगर इसको लॉन्च किया जाए। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमारी पेशावर से है। पेशावर में सर एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो कि सुबह कॉलेज भी जाता है, शाम में एकेडमी भी पढ़ाता है, और उसके बाद फिर वो सर वीकेंड पर चिप्स भी बेचता है, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। भाई कमाल है ऐसे लोगों का। मैं तो कहता हूँ वो कासिम अली शाह साहब मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो खुद अपनी कहानियाँ जैसे सुनाते हैं कि बड़े छोटे से अंदाज में उन्होंने शुरू किया और करते करते अब कितना बड़ा कर दिया है। मतलब उन्होंने कासिम अली फाउंडेशन, शाह फाउंडेशन बन गई हुई है पूरी, और बेशुमार लोगों की मदद होती है, उनको तालीमी मामलात में उनको डेवलप करने के लिए उनकी मदद की जाती है। तो ये बहरहाल आदमी जो है, ये बच्चा जो है बल्कि कहना चाहिए अभी तो, कि वो वीकेंड पे चिप्स बेच रहा है और मोटिवेशन। वैसे भी हालात अगर इस किस्म के हैं रऊफ साहब, हालात आपको बहुत कुछ सिखाने और बहुत कुछ बोलने पर फिर मजबूर भी कर देते हैं। और वैसे जाहिर बात है कि अब इन हालात के जब आप मारे होते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर तो बन ही जाते हैं। अच्छा बहुत अच्छी, बड़ी गहरी बात की हरमीत आपने। और दो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर भी आपको खबर बताएं कि एक ऐसा शहरी है जो कि बेसिकली भारत का रिहायशी है, और सर गुज़िश्ता 22 साल से वो नहीं नहाया। लेकिन उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं वजह तो है, लेकिन मेरा मतलब उसके करीब जाते हुए डर लगता होगा, बू के भपके आते होंगे, गर्मी सर्दी मानसून हर किस्म का बारिश हो, और ऊपर से आप भारत में रहते हो तो फिर आपको तो खास ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन वो जनाब कहते हैं कि खवातीन पर तशद्दुद, मतलब कॉज बड़ा अच्छा है, कॉज अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक और तरीक़ेकार भी हो सकता है। कॉज उसने कहा खवातीन पे तशद्दुद जब तक नहीं रुकेगा, माशरे में आएगी, नाइंसाफ़ी नहीं जब तक खत्म होगी, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। देखे तो सही उसको हसीन लग रहे हैं। उस दौरान में कहते हैं कमजोर, उस दौरान में कहते हैं कि मतलब मेल ने अच्छी खासी वो जगह जमाई होगी नहाए तो शायद इससे भी पतले हो जाएं, मतलब वो तो वो कहते हैं उस दौरान में वही तो कह रहा हूँ, आधी लेयर तो मैल की होगी। एग्जैक्टली। लेकिन सर कॉज जो भी है
उसके लिए कोई और तरीका एहतजाज भी हो सकता था। मैं तो कह रहा हूँ मतलब कोई और तरीका एहतजाज होता जो बेहतर होता, लेकिन मतलब यह है कि वो कहते हैं कि उनकी बीवी का इंतकाल है, वो तब भी नहीं नहाए, उनके बेटों का इंतकाल हुआ वो तब भी हजरत साहब नहीं नहाए, और कोई इंतकाल भी इसी वजह से वो होगा ज़रूर साहब। हाँ, अब हिंदू धर्म में भी अगर देखा जाए तो वो पवित्र करने के लिए अपने आप को मतलब नहाना बड़ा जरूरी होता है। गंगा जल में जाके वो अपने आप को डुबकी लगाते हैं, पवित्र करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। तो पवित्र भी नहीं हुए, पता नहीं कौन से गुरु थे इनके जिनसे ये इंस्पायर हुए, और गुरु ने इनको कहा कि किसके ये चेले बने, किसके ये चेले बने। गुरु खुद भी नहीं नहाते थे, शायद ये वजह थी। उसने कहा कि चलो शागिर्द बढ़ जाएंगे हमारे। चले जी, अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि ये ज़रा दूसरों का ख्याल करें, इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं हिंदू बहन भाइयों का ख्याल करें और नहा लें, क्योंकि ऑब्वियसली माशरे में हम भी चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम भी चाहते हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद ना किया जाए, लेकिन उसका कोई भी तरीका एहतजाज दूसरा तीसरा हो सकता है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद आते हैं वापस। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। और ब्रेक के बाद जब हमने वापस आना है तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, और वो ये पीटीआई की ममनुआ फंडिंग, जिसके बारे में कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। बयान हल्फी जो उन्होंने जमा कराया वो झूठा था। जो फंड्स आए हैं वो ऐसे तरीक़ों से आए हैं जिनको आप कह सकते हैं आइन कि के खिलाफ है, आइन के खिलाफ मतलब वर्दी थी। 62 और 63 के तहत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, या सिर्फ इस हद तक होगा कि फंड जब्त कर लिए जाएं, ये तमाम हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रेक के बाद कल का फ़ैसला जो सामने आया इलेक्शन कमीशन का मुतफ़िका फ़ैसला था, इसमें कोई मेंबर ऐसा नहीं था जिसने इस फैसले के ख़िलाफ़ राय दी हो, और मुतफ़िका फ़ैसला जो है उसके मुताबिक जो चीज़ें हमारे सामने आई वो ये हैं कि बयान हल्फी जो इमरान खान ने दिया वो झूठा है। ममनुआ फ़ंड्स लिए गए, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए, आरिफ नकवी की कंपनी से एहतियात लिए गए, वो जो वुटन क्रिकेट क्लब बनाया गया और उसके हवाले से जो मैचेस करवाए गए, वो मैचेस में जो इमदाद थी बुनियादी तौर पे वो थी फंडिंग खैराती कामों के लिए, उसको इस्तेमाल किया गया पीटीआई के लिए, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अब जो हमारे सामने आए, तफसील आप लोग जानते ही हैं। अब लेकिन बहुत से सवाल उठते हैं कि पीटीआई का अब क्या होगा। हुकूमत के कोर्ट में गेंद तो फेंक दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगेगी? इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा कि क्यों ना एक शो कॉज किया है, क्यों ना ये फ़ंड जब्त कर लिए जाएँ जो वो कर सकता है, लेकिन क्या हुकूमत 62 और 63 आर्टिकल के तहत कोई कार्रवाई करेगी? पीटीआई को एक बैन कर दिया जाएगा, इमरान खान को बैन कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो ज़हन में उठते हैं, और हमारे पास इनके जवाब देने के लिए नासिर बेग चुगताई साहब मारूफ एनालिस्ट हैं, वो साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। हाँ वालेकुम भाई, मुझे सहाफ़ी कहा करें, सिर्फ तजियाकार तो बहुत बड़ा होता है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो अपने आप को जूनियर तजियाकार कहते हैं। इतने मैं तो जूनियर सहाफ़ी कहता हूँ अपने आप को, क्योंकि आजकल बहुत सीनियर बहुत हो गए। अच्छा, ये आप मैंने सवाल तो बहुत सारे उठा दिए, तो सवाल मैंने बहुत सारे नासिर उठा दिए। इन सवालों के हवाले से ये फरमाइए कि करना क्या चाहिए, अब यहाँ से आगे क्या होगा, पीटीआई के लिए लाहेअमल क्या है, वो क्या करे? फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पीटीआई अब भी इतनी ही ज़्यादा पॉपुलर जमात रहेगी जितनी वो है? अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलर जमात है तो फिर ऐसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने से क्या नुकसान होगा, उस हवाले से भी फरमाइए। भाई पहली बात तो ये मैं दे दूँ डिस्क्लेमर कि मैं पाबंदियों के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, मैं हर तरह की पाबंदी के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो अखबार पे हो या चैनल पे हो या आपके बोलने पर हो या किसी को इज़हार राय की आज़ादी पर हो या जमात साजी पर हो या करप्शन पर हो। सही, मैं तो ये भी कहता हूँ, तो करप्शन के लिए लॉ मौजूद है आपके पास, उन लॉ के तहत काम कीजिए आप। डिस्क्वालिफिकेशन हो जा सकती है, उसका फ़ायदा क्या होगा? आप पार्टी बैन कर देंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी बैन की थी अयूब खान ने, उसका फ़ायदा क्या हुआ था? जमात इस्लामी बैन की गई थी अहमदी केस में, या आपको याद होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? फिर हमने नैप को बैन किया,
भुट्टो साहब ने भाषानी साहब की पार्टी को। जी, ड्यू प्रोसेस में गए थे वो। हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस को मंजूर किया, वो बैन हो गई। उसके बाद वो एएनपी बन गई, वो कायद बन गए, मजारी साहब प्रेसिडेंट बन गए और नसीम अली खान सेक्रेटरी जनरल बन गई। तो ये तो हुआ, लेकिन के बाद एक बड़ी कहानी आती है कि कानून पर अमल तो करना है आपको। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि भ्रम टूट गया। ठीक है। जो भ्रम था ना, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, जी। वो भ्रम टूट गया। और अब क्या मगालिब को क्या सुनाऊं, आपको छोड़े तो लंबी कहानी हो जाएगी कि भ्रम टूट जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, जो तेरे गेस हुए पेचो खम से पेचो खम निकले। तो पेचो खम निकल गए यहाँ पर। हाँ। यहाँ सब मालूम हो गया कि किसने कितना पैसा दिया। ये लोग बहुत कहते थे कि सब बकवास है, बिल्कुल, लेकिन इमरान खान साफ सुथरा आदमी है, इमरान खान बहुत ईमानदार आदमी है। ये एक परसेप्शन था, एक जो लोग उसकी तरदीद भी करते थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं है, कुछ और मसाइल भी थे। लेकिन कल जो आया है, कल का फैसला एक अजीबोगरीब फैसला यूं है कि ये किसी के प्रेशर में नहीं आए। आपके यहाँ जो इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस, जिसमें पीटीआई 15 सीटें ले गई, वहाँ प्रेशर में नहीं आया। ये डस्का में प्रेशर में नहीं आए। ये यहाँ बहुत प्रेशर था इनके ऊपर, बेतहाशा प्रेशर था और सबका ही था। और पीटीआई का तो ये था कि हम तो धरना दे देंगे, हम तो आपको बरतरफ कर इस्तीफा दें। आप इस्तीफों की डिमांड आ गई थी, बदतमीजी शुरू हो गई थी, लेकिन वो उस प्रेशर में नहीं आया। और तीनों जजों ने, जिन्होंने समाअत की थी, तीनों अरकान ने, उन्होंने। अब मैं आपको याद दिलाऊं, 2016 में, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, हाँ, 2016 में हनीफ अब्बासी साहब ने एक केस फाइल किया था। 2017 में हनीफ अब्बासी ने कहा था कि जिनको तो डिस्क्वालीफाई करें आप 62-63 में, बेईमान आदमी है। तो उन्होंने कहा था भाई आप इलेक्शन कमीशन जाइए, वो करेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने अब लास्ट लाइन देखी आप, फैसले की, रेफर किया है फेडरल गवर्नमेंट को टू मूव टू टेक एक्शन ऑन दिस रिपोर्ट। अब टेक एक्शन क्या है? सेक्शन 62F1 है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ। ठीक है। ये झूठ बोलने पर है। और आपको पता है कि जो उनका बयान है उसके अंदर, चलो उसको हलफनामा नहीं कहते, उसको बयान कहते हैं, वो गलत साबित हो गया। बहुत से मसाइल हैं इसमें और पीटीआई को बहुत मुश्किल है, इमरान खान को मुश्किल आ गई। ठीक है जी हरमीत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने दो पार्टियों की मिसालें भी दी, दो पार्टी अगर हम देखें, अवामी नेशनल पार्टी अगर आप देखें या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये पैट्रियाटिक बन गई थी, तो ऐसे में मिसालें हमारे पास हैं। ममनुआ फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस से हटकर अब आपसे जानना चाहूँगा कि आर्टिकल 62-63 की बात हो रही है और कार्रवाई के हवाले से जो है कल वो दरख्वास्त दायर करने की बात हो रही थी हुकूमत की जानिब से। क्या आपको लगता है कि इस पे इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है कि आर्टिकल 62-63 का जो है के तहत इनको नाअहल किया जा सकता है? सर जी सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग है। या तो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग को कोई तरदीद कर दे, या कोर्ट ये कह दे, कोर्ट में जाकर कोर्ट कह दे कि ये गलत है सब, तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन वाहिद इदारा है जो इस तरह के फैसले करता है। जो पीटीआई के लोग हैं वो अब भी यकीन नहीं करेंगे, उनका एक खास स्टाइल है, फलसफा है कि नहीं ये सब बकवास है, तो वो यही कहेंगे कि सब बकवास है, झूठ है और हम नहीं मानते इसको। तो उसके बाद अब जब सियासत के बाद आप करते ना, तो भुट्टो को तो आपने टांग दिया भाई, क्या हो गया? सिर्फ ये होता है ना, हर साल उर्स होता है उसका, बड़ा तकरीब होती, धमाल होता है, वो जिंदा रहता है लोगों के दरमियान। तो भुट्टो को टांग दिया आपने, मुझे बुरहान को अलग कर दिया आपने कई लोगों को। मैं किला लाहौर की बात करता हूँ रहू भाई, जी हसन नासिर पहला इनकलाबी था जिसको फांसी दी गई लाहौर में, हाँ, अयूब खान के जमाने में पहला इनकलाबी था, वो भी जिंदा है। तो लोग जिंदा रहते हैं, मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं। तो ये तो सिर्फ इंतखाबी मसला है, नाअहली का मसला है, गुजार लेंगे,
नहीं गुजार सके तो कहीं और चले अच्छा जाएंगे। नासिर, ये कहिएगा लेकिन ये कहिएगा कि आपने इतने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि दरअसल पीटीआई के जो पेट्रियोटिक्स अभी भी पीटीआई के खास तौर पर हैं वो यही कहेंगे कि नहीं, ये भी सादिक और अमीन इमरान खान सब हैं। लेकिन आपने ये कहा कि सियासी गुबार जो पीटीआई पर या फिर इमरान खान पर नहीं था वो अब चढ़ना शुरू हो गया है, कि भी सियासत में आप झूठ बोलते हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं। अब ये गुबार जो आहिस्ता आहिस्ता उन पर चढ़ा है उसको उतारना अब तो फिलहाल बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है? इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इस बात पर बिल्कुल रेडी, या तो पीटीआई बैन की जाए या फिर इमरान खान को बैन कर दिया जाए। वो बड़े प्रिटी क्लियर है इस बात पर। आपको क्या लगता है मिनिमम मैक्सिमम? अभी शोकाज नोटिस जारी किया है, क्या हो सकता है? पाबंदी के हक में आप भी नहीं है और मेरे ख्याल से ये सूट भी नहीं करता, ये फायदे में भी किसी के नहीं है। क्या मैक्सिमम हो सकता है? देखिए, मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है ना, और कि मिनिमम आप नाअहल हैं, आप सादिक और अमीन नहीं है। उसके बाद क्या होगा, मैं उसके बाद की बात करना चाह रहा हूँ व्हाट इज कि नेक्स्ट? उसके बाद क्या होगा। उसके बाद इमरान खान कायद बन जाएंगे, कायद, जैसे वली खान थे या अल्ताफ हुसैन थे, लेट्स से, तो वो कायद बन जाएंगे, असद उमर चेयरमैन हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ भी शक पड़ रहा है कि असद उमर चेयरमैन होंगे या मखदूम शाह महमूद होंगे, क्योंकि मखदूम साहब पूरा जोर लगाए हुए। मखदूम साहब ने तो सारा अपना अस्तबल खोल दिया इस चक्कर में कि वो जानशीन बन जाए। लेकिन ये कि कुछ नहीं होगा। जस्टिस पार्टी एक थी असगर खान की, आप लोगों को याद होगा, इमरान खान उसके मेंबर थे, तो नए नाम से आ जाएंगे, जस्टिस पार्टी के नाम से आ जाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं एक और बात भी कहता हूँ कि तौहीन अदालत भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत से मुल्कों ने उसको भी खत्म कर दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन आपको फायदा नहीं देती, पार्टी को बैन करना आपको फायदा नहीं देता, किसी और। देखिए, हमने इंतहा पसंद पार्टियां कलदम करा दी, हमने कहा खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया। वो नए नाम से आ गए, नए लोग आ गए, वो हाँ हम बिल्कुल, कुछ नहीं कर सकते। वो नए लोग से आ गए तो नए नाम से आ जाएंगे हम। हमारे नाम से क्या काम, पता नहीं किसी का शेर है ये, हमें नाम से क्या काम, तो नए नाम से आ जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब तक पाकिस्तानी लीडर, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी दानिश्वर मिलके ना बैठे एक जगह पर, इमरान खान साहब का मुझे पता नहीं उनका क्या मिजाज है, अगर मिलके ना बैठे, मीसाकी पाकिस्तान ना बनाए 20 साल के लिए, जैसे कि इंडिया में हुआ था, नरसिम्हा राव उसके बानी थे कि 20 साल का प्लान ये है हमारा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, फन्ने खान आ जाए, सिख आ जाए, हिंदू आ जाए, ईसाई आ जाए, बौद्ध आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, तो वो ये प्लान लेके चलेगा और वो प्लान लेके चले। और आज मैं पढ़ रहा था कि इंडिया को इतना नुकसान हो गया कोरोना के बाद, $100 अरब का नुकसान हो गया इंडिया को। तो मैंने घबरा के नीचे देखा कि बाकी कितने बचे, तो बाकी $600 अरब उनका फॉरेन एक्सचेंज बाकी है, अभी भी है। अपना अंदाजा कर लें आप कहाँ खड़े हैं। आप $5 अरब के लिए ठोरियों में हाथ डाल रहे हैं लोगों की कि हमें दे दो, हमें दे दो, अल्लाह के वास्ते में दे दो, हमें गारंटी देनी है IMF को कि हमें दे रहे हैं। ये सूरत हाल है हमारी। तो हमें शर्म आनी चाहिए असल में कि हम अपने इस मुल्क को कहाँ ले गए, तजर्बे करके, एक तजर्बा, 2 तजर्बे, 3 तजर्बे, कभी आमरीत, कभी आमरीत के रूप में जमहूरियत, कभी जमहूरियत के रूप में माशाल्लाह, कभी माशाल्लाह के रूप में आइन की मुअत्तली, कभी मुअत्तली, कभी मनसूखी। क्या तमाशा किया था हमने। अच्छा नासिर भाई इसको जी, NBC बात यह है कि कल जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नून लीग के लीडरान के बयानात आते रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मौका है कि इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि पाबंदी लगा देनी चाहिए, मुख्तलिफ, तो वो तो पाबंदी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाबंदी आप चाहें तो लगा दें, लॉ को आप फॉलो कर लें। उसके बाद क्या होगा? 62 और 63, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैंने जो आपको नक्शा दिया है जस्टिस पार्टी का, वही होगा ना। सही, बिल्कुल एक नई पार्टी रऊफ साहब जाके रजिस्टर कराएंगे, ऑल राइट, जिसके सरबराह असद उमर होंगे।
ऑल राइट NBC, थैंक यू सो मच। फाइंड रिव्यूज और Thank बड़े you. ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग से रिव्यूज थे। बिल्कुल ठीक है सर, फ़ायदा क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट? कल की प्रोसीडिंग से प्रेशराइज तो PTI काफ़ी ज़्यादा है और इत्तेहादी जमातों का जो यॉनरा है वो भी बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहते हैं कि बैन कर दिया जाए PTI को और इमरान खान को। तो काफ़ी क्लियर हैं चीज़ें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक क्लियर ब्रेक लेके हम भी वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। जिस चीज़ पर हमने जो अपना पहला आर था वो ख़त्म किया था, उसी से हम शुरू कर लेते सर। नेक्स्ट आर, व्हाट इज़ नेक्स्ट? व्हाट इज़ नेक्स्ट? आजकल ये वो सवाल है जो कि हर किसी सियासतदान के दिमाग में भी है, एक आम शहरी, एक आम लेमैन भी यही सोच रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के जवाब आज हम आपको इस सेगमेंट में देंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, सियासी जमातों की लीडरान की बात की जाए उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या हो सकता है और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन सर, मैं कोई एनालिस्ट ये सब कुछ नहीं बताएगा, पामिस्ट बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा? अब आप बता दें। महविश बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं काफ़ी अर्से से और ख़ानदानी तरीके पे इन्होंने विरासत में ये पाया फ़न। तो महविश आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, हाँ, आपने मुझे बुलाया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाई हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये फ़न, वैसे तो कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं और उसके बाद तो आपने अपनी वालदा से सीखा ये सारा कुछ? जी जी बिल्कुल सर, इसी तरह और है। उन्होंने अपनी वालदा से सीखा? जी, ये सर इनहेरिटेड आ रहा है, ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमारे अंदर ये आ रहा है कि भाई पामिस्ट्री और हाथ देखना और ये सारा कुछ। मेरी नाम ग्रैंड मदर ही इससे रिलेट थी, फिर मेरी मदर थी और वैसे हम 4 बहन भाई हैं, चारों को ही आता है, लेकिन उसमें मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में जो हूँ हूँ। ठीक है। और कैसा लगता, कैसा है मतलब ये करते हुए, लोगों के दुख बांटते हुए या लोगों को उनके बताते हुए? सब कुछ बता देती हैं या कभी छुपा भी लेती हैं? सर छुपा भी लेते हैं सर, सब कुछ बताने के लिए कहते हैं आगाही भी एक अजाब है और लाइल्मी भी एक नेमत है। जो चीज़ें, कुछ जो खूबियाँ हैं सर वो तो बतानी चाहिए और अगर खामी है तो सर उसको हमेशा छुपा लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात उसको ज़रूर बता देती हूँ कि जो ज़्यादा खामियों में मुब्तला हो कि चलो एक तो बता दें ताकि इस्लाह कर ले। वैसे लोग खामियां सुनना पसंद नहीं करते मेरे ख्याल में अपने। सर खूबी बनाकर बताए ना, खूबी और ख्वाबी में सिर्फ ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कहते हैं ना कि सर तैराक ही डूब जाता है, ये उसका वस्फ है, लेकिन उसकी खामी भी है क्योंकि वो एक तेज़ रफ्तार घोड़े पे सवार है कि कब गिर जाए और शाह सवार ही गिर जाता है सर। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी होती है बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर जब आप लोगों से मिलती हैं, उनके दुख दर्द बांटती हैं, उनको बताती हैं कि मुस्तकबिल में ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। लेकिन हर किसी को या अपने व्यूवर्स को जब हम भी शो करते हैं तो बारहा ये बताते हैं कि ये एक प्रेडिक्शन का इल्म है, आपको बताया जा रहा है कि ये हो सकता है। जी हाँ जी, हतमी तौर पर नहीं है, इम्कान के तौर पर ये बताया जा सकता है, क्योंकि प्रिडिक्ट हो रहा है ना कि हो सकता है, प्रिडिक्शंस होती हैं और उसमें यह है कि वो कुछ अपने सर लोग कहते हैं कि जी इसका ताल्लुक सोच से नहीं है, इसका ताल्लुक अमल से है। देखिए सोच होगी तो आपका अमल होगा ना, ऑटोमेटिकली ये कहते हैं नीयत नु मुराद होती है सर। जब तक आप कोई चीज़ सोच में नहीं लाएंगे तब तक वो आपके अमल में कैसे आ सकती है? पहले चीज़ का नॉलेज भी होना बेहद ज़रूरी है कि उस चीज़ का आपको इल्म भी हो, अदराक भी हो, तो फिर होता है। तो हाथ पे जो है उसके साइन बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आपके बाज़-औक़ात कुछ लोग इस तरह के अवामिल में मुब्तला नहीं होते लेकिन उनसे वो चीज़ें हेल्ड हो रही होती हैं। तो ये एक जो है ना, ये इसमें ये आप जब हाथ दिखाते हैं तो ये सारा कुछ पता चल जाता है। चलिए फिर हम ये प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, जो बड़ी शख्सियात हैं जी, उनके उन्होंने हाथ देखे मतलब ऐसे? जी जी सर, जब जैसे मतलब मैं भी आम आवाम ही हूँ, ख़बरनामा सुनते हैं या जैसे भी न्यूज़ वगैरह, तो उसमें जब कोई हाथ दिखाता है तो मैं फ़ौरन जो है ना लकीर पे, क्योंकि मेरा जो है ये प्रोफेशन है, मैं सबसे पहले उसका हाथ देखने चली जाती हूँ और उसके बारे में मतलब अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जहाँ इंसान जैसे वही बात आई कि इंटरेस्ट रखता है तो उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है। अब सुहा बड़ी बेचैन हो रही है जानने के लिए, चूँकि ज़ाहिर है कल का इमरान खान का सिलसिला चल रहा है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो 15 दिन का टाइम दिया है, उनको गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंक दिया है कि इनको नाअहल करार दिया जाए या जो भी करार दिया जाए। आपका इल्म क्या कहता है? इमरान खान बच जाएंगे, नाअहल करार पाएंगे, पार्टी उनकी बच जाएगी, बैन तो नहीं हो जाएगी? सर सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के बारे में ये बात करूँगी कि जब उनकी अपनी एक सियासी तंजीम के तौर पर वो आए, पाकिस्तान के लीडर बने,
पहले तो वो प्लेयर थे और उसके बाद वो आकर लीडर बने, लेकिन जब वो लीडर बने और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की, तब भी पाकिस्तानी जो आवाम थी वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर वो चले गए और उसके बाद उनके कुछ इस तरह की मतलब गुफ्तो शनीद और उनके बाद उनका अपना एक क्राइटेरिया, एक किरदार, तो सर अल्लाह ताला की उनके ऊपर रहमत है, वो बच जाएंगे। पार्टी में भी पार्टी भी बच जाएगी। जी, पार्टी भी बच जाएगी। पार्टी का मुस्तकबिल सर आने वाले टाइम में, इस टाइम जो लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अच्छा चलिए, लीडरान की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मैं आपको अपने इल्म की रोशनी से बता रही हूँ। हाँ जी, आपकी प्रेडिक्शन है जी, प्रेडिक्शन है मेरी। अच्छा, और सियासत में अहम रोल प्ले करेंगे? बहुत अच्छा सर, पहले भी रोल प्ले कर चुके हैं और अब भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर बाज़ औक़ात कहते हैं कि जब आजमाइश आती है ना तो सर कुछ लोगों को वो दुख तक महसूस होता है, कुछ को उसमें तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद एक क्लियर खुशी आ जाती है। अच्छा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो क्या नून लीग पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती? नून लीग ने जनाब, जब उनका टाइम था उन्होंने बहुत बेहतर किरदार अदा किया और वो अभी भी स्टिल करते रहे, लेकिन उनके हवाले से मैं ये बात करूँगी कि नून लीग में जो अब अगर कोई आने वाले वक्त में अगर आएंगे तो वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। मरीम नवाज़ का मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा। क्योंकि इनके हवाले से भी एक छोटी सी बात करूँगी, क्योंकि जो बेनज़ीर जो एक तरीक़ाकार और अपना एक सेटअप बना कर गई हैं, उस तरह की ग्रेट लेडी अगेन इस पाकिस्तान में दोबारा नहीं आएंगी। बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ लीडर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने नई नस्ल की बात की, नए पॉलिटिशियन, नए सियासतदान, हमजा की तो आपसे पहले भी बहुत सारे जो पार्लियामेंट आए हुए हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमजा के फेवर में बड़ी बात की है, लेकिन आप बिलावल भुट्टो साहब को अगर हम देखें, यंग है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा बोलते हैं और नॉलेज भी बड़ी अच्छी उनके पास है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल, कि आपको 2023 का आने वाला इलेक्शन भी है, तो इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? और दूसरी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? सर बिलावल भुट्टो के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगी कि जैसे उनकी मदर, क्योंकि उनके पास तो इनहेरिटेड एक सियासत थी, वो पॉलिटिक्स में थे, उनके फादर, उनके बहन भाई और वो सारे फैमिली। अगर बिलावल भुट्टो का जहाँ पर नाम लिया जाता है तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि बिलावल जरदारी नाम लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहते हैं हसब नसब हमेशा वालिद की तरफ से ज़्यादा चलता है। तो इनका टाइम आएगा, लेकिन अभी नहीं है। चाहे वो जितनी अच्छी गुफ्तगू कर लें या सब कुछ कर लें, सर बात वहाँ पर की जाती है या वहाँ पर बयान किया जाता है कि जो अगले को समझ भी आए। अभी जिनकी कांपे टांग रही हैं सर, तो अभी थोड़ा उनको टाइम है। अच्छा, मतलब 2023 में 2025 में जाकर कहीं बिलावल साहब का नाम होगा, ऊपर आएगा थोड़ा जी, ऊपर आएगा, अभी नहीं। 2023 में ये सिंध तक ही महदूद रहेंगे। हाँ जी, सिंध की गवर्नमेंट उन तक रहेगी, उनके पास सिंध की गवर्नमेंट भी उनके वालिद साहब की वजह से उनके पास है। सर जब बिलावल साहब का टाइम आएगा तब देखा जाएगा कि आया सिंध भी बिलावल साहब के साथ है कि नहीं। अच्छा चलिए, एक पार्टी का जिक्र कर लेते हैं, जमात इस्लामी का जिक्र कर लेते हैं, सिराजुल हक साहब का जिक्र कर लेते हैं। हमने हमेशा उन्हें कोशिश, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जब सारे ही मतलब मुत्तहिद हो जाती हैं टीम्स या पार्लियामेंट के अरकान, या चाहे मतलब हैं तो बीइंग ये इंसान के हवाले से बात करूँगी, जब सबका इत्तेहाद हो जाता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नाम के साथ उनके मौलाना लगा हुआ है, लेकिन इस्लामियात में से कोई भी एक जुज़्व उनके करीब नहीं है, मतलब वो किसी को मुत्तहिद नहीं देख सकते, वो फ़ौरन कहते हैं पार्टी तोड़ दें। और मैं कहती हूँ अपोजिशन में बैठ बैठ के ना शायद उन्होंने सिर्फ तोड़ना ही सीखा है, जोड़ना कुछ भी नहीं सीखा। अभी लास्ट टाइम जब हम न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें एक जगह पर हुआ कि भाई सबने इत्तेहाद किया कि भाई एक बात पर हम इकट्ठे हो जाते हैं या फोकस होते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसको तोड़ दो। तो वो सवाए तोड़ने के उनको और कोई काम नहीं आता। मुस्तकबिल उनका सियासी मुस्तकबिल यही है कि वो बस दो मुल्लाओं में जो मुर्गी हराम होती है ना, वो यही काम करते रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जरा लोगों की शख्सियत के हवाले से, आप चूँकि गौर करती रहती हैं, अगर नवाज शरीफ साहब को देखा जाए तो उनकी शख्सियत कैसी लगती है आपको? मतलब वो जैसे मतलब सोहा के बारे में आपने बताई बहुत सारी बातें, आप बता दीजिएगा क्या बात है? नहीं बताता, मतलब वो नहीं, सोहा जैसे देखने में प्यारी है वैसे ही उसका दिल प्यारा है, कहते हैं चेहरा भी उसी का प्यारा जिसका दिल प्यारा। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब के बारे में, मतलब नवाज शरीफ साहब, मैं अब यहाँ पर हम खुद तो कोई सियासत करने नहीं आए, हम क्योंकि कन्वर्सेशन कर रहे हैं सर, एक गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें यह है कि एक तरह से उनका वक्त जो है सियासत के मैदान में मुकम्मल हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा। तो यूं कहें कि अब तारीख में या पाक स्टडीज़ या माशरती में उनको एज एक लीडर के तौर पे तो गर्दाना जाएगा और उनका नाम भी आएगा, लेकिन फिलहाल अभी उनका वक्त नहीं है सियासत में, मतलब एक्टिव नहीं है। वैसे वो
मतलब अगर उनको नाम रहेगा सर, मतलब ये है कि नाम उनके अब रहेगा। कोई मतलब लीडरशिप नहीं है। वैसे आपको मतलब क्या लगता है वो एक दबंग आदमी है, कमजोर दिल के आदमी नहीं हैं? सर, वो एक जेंटल आदमी है, नाम भी उनका नवाज Gentle शरीफ आदमी है। यस, ठीक है, एक शरीफ आदमी है। चलिए हम अगर पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं तो सर हम अच्छा, वैसे मतलब आपने बड़ी अच्छी सी बात है कि लीडरान के हवाले से, लेकिन एक ऐसा पंजाब के वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला की बात कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार के बारे में क्या ख्याल है कि आने वाले जो इलेक्शन है अगर वो जीत जाए दोबारा, क्या सीएम बनने के चांसेस है उनके? सर उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बात करें, क्योंकि मैं खुद ये बलोच गलती हूँ खास सर, साहब वो नहीं भी करेंगे दोबारा। और हमारे ही इलाके से वो बिलोंग करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। लेकिन नहीं सर, सीएम बनने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी मतलब जैसे ही पीटीआई जीत जाएगी और वो जीतेगी भी, तो इनको कोई ऐसा मतलब ओहदा या रैंक ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन सीएम का नहीं। ठीक है। आएंगे सही वो पार्टी में वंस मतलब खान अगेन साहब को दोबारा अपनी गलती आ का एहसास जाएंगे। हो चुका है। मतलब वंस इन अ लाइफ जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो गुज़ार साहब को, उनकी अभी क्यूटनेस की पार्लियामानी वजह से लीडर मिल उनको गई है। बना दिया गया पंजाब में पीटीआई का, तो वो पार्लियामानी नहीं, लेकिन सर सीएम की सीट पर वो नहीं आएंगे। अब कोई नया आदमी और कोई नया वो चेहरा वैसे आएगा। कैसे आदमी, जब उनके हाथ की लकीरें देखी जाए या मतलब उनके बारे में सोचा जाए, चेहरा फेस रीडिंग की जाए, आप वो भी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो शरीफ आदमी है, मतलब वो भी सादा आदमी है सर, सादा आदमी। सादा आदमी है। तो अपनी बाकी सादगी की बुनियाद पे उन्होंने मार खाई। सर जब मेरी बात सुने, हमेशा इंसान अपने निमाणेपन से ही मार खा जाता है ना सर। आपने देखा कि उन्होंने कोई तरह खास बयान भी नहीं दिए, खामोश वो बैठे रहते थे सर, खामोशी से और चले गए। खामोशी परवेज से आए इलाही और साहब खामोशी से चले गए। परवेज इलाही साहब, परवेज बोलना इलाही भी बड़ा साहब मुश्किल था। परवेज इलाही अच्छा, साहब एक और काफी- चीज हमारे सवाल ज्यादा होते जा रहे हैं तीनों के, टाइम कम होता नहीं है। नहीं, आप सवाल करें, इसी में तो कि आपके सवाल सुने। जो इस वक्त करंटली परवेज इलाही साहब जो हैं वो सर देखें, जिस तरह परवेज चौधरी परवेज इलाही साहब का जहां आप नाम लेते हैं, इस तरह के लोग जो हैं ये लीडर हैं। इन्होंने जब इनको मतलब सियासत में भी ये आए और इनको जब काम दिए गए तो इन्होंने अपने बिहाफ पे बहुत ज़्यादा काम किया। लाइक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में चाहे चैरिटी से हैं या वजह से भी हैं, तरक्याती मनसूबे हैं, इन्होंने कार्डिक हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं और इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है इनकी इस तरक्की से भी। लेकिन ये भी टेम्परेरी है। ठीक है। चौधरी शुजात, सर चौधरी शुजात साहब की तो मुझे आवाज ही नहीं समझ आती, पता नहीं उन्हें कौन समझेगा। कहते हैं लिखे मूसा और पढ़े खुदा। लेकिन कोई करियर रह गया बाकी? नहीं सर, उनका कोई कैरियर खत्म हो गया जी। हरमीत क्विकली, हरमीत हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपने बात की ना, ये चौधरी फैमिली के हवाले से जानना चाहता हूँ कि एक काफ़ी अर्से से मुतहद थी लेकिन अब टूट फूट का शिकार है, तो क्या मुस्तकबिल में आपको लगता है कि मामला इनके सेट हो जाएंगे और दोबारा एक पेज पे आ जाएंगे? सर जब मामला एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो बनते काफ़ी टाइम लगता है, मुत्तहिद होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इनमें चौधरी बरादरान में से चौधरी परवेज़ इलाही जो है ये अभी भी थोड़ा सा लीडिंग रोल में रहेंगे, लेकिन चौधरी शुजात साहब सबको साथ लेकर चलने में। शुजात से ये बता दें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अब हम कब किस वक्त कितनी दूर तक बेहतरी देख रहे हैं, क्योंकि जो मुश्किल के बादल मंडला रहे हैं पाकिस्तान पर, सियासी बहरान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सियासी तजब्जुब पाया जा रहा है, कब तक चीज़ें पाकिस्तान के हक में ठीक हो जाएगी? ये अक्टूबर में जाके स्टेबिलिटी आ रही है इस साल में, सियासी हवाले से भी, मजहबी हवाले से भी और माशी एतबार से भी और फिनंशियली एतबार से भी, ये मतलब स्टेबिलिटी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप भी, अब आज तो हम गुफ्तगू करके जा रहे हैं लेकिन आप देखिएगा कि धीरे धीरे इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच महविश बड़ा, आप पामिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपने तजिया दिया है पामिस्ट्री पर। डिटेल इतना टाइम नहीं था कि आप लोग के बारे में भी बात की जा सकती है, अभी हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में डिटेल रिव्यू आपको दिया है। एक ऐसा प्रोग्राम दोबारा ज़रूर रखेंगे कि आपके भी क्वेश्चन शामिल किए जाए, आपकी कॉल्स पे शामिल कीजिए। आपका एक बेहद शुक्रिया एक बार फिर से तशरीफ़ लाने के लिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद हमने आपसे तारुफ करवाया था एक पामिस्ट का ब्रेक से पहले, जिन्होंने बताया मतलब मुख्तलिफ लीडरान के बारे में, मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उनकी प्रेडिक्शन ये थी कि थोड़े से मुश्किल हालात जो हैं ये अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएंगे। खैर अभी एक रोशन चेहरा पाकिस्तान का आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। इनका ताल्लुक सवात से, बाइकर हैं ये। आम तौर पे ख़वातीन जो हैं बाइकर के तौर पे अगर दुनिया में अपना नाम मनवा रही हों तो बड़ा अचंभे की बात लगती है, मुनफरद सी बात लगती है। तो गुलफशा इनका नाम है और इस वक्त ये मैनचेस्टर में मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी अर्ली मॉर्निंग है। हमने उठा दिया इनको
मियाँ इनके डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जहाँ जहाँ ये जाती हैं ट्रैवल करती हैं, साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, फिल्म बना रहे होते हैं। वहाँ पे ये मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए पहुँची हुई हैं। इनसे आपको तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलफशां। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप जनाब इस वक्त मैनचेस्टर में बैठी हुई हैं और मियाँ आपके साथ ही, और 2 माह की बच्ची भी आपके साथ शामिल है। तो तीनों खानदान मतलब मिलके आप लोग जो है वहाँ पे अपना लोहा मनवाने के लिए पहुँचे हुए हैं। इस वक्त आप वहाँ पे कोई मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं? बिल्कुल इसी तरह है। मैं अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे यूके के अंदर यूरोप के काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे जिस तरह एक MCN मोटर बाइकिंग शो था, जहाँ पर पाकिस्तान को मैंने एज अ गेस्ट स्पीकर रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट थी जो कि अभी रजिस्टर्ड हो रही है हम लोगों की ऑलमोस्ट 1 वीक अगो, जहाँ पे पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था और पूरी दुनिया से वहाँ पे बाइकर गर्ल्स इकट्ठी हुई थी। बहुत ज़्यादा, आई मीन इट्स थाउजेंड्स ऑफ नंबर थी। इतनी लड़कियाँ मैंने कभी नहीं देखी थी जहाँ मोटरसाइकिलिस्ट इकट्ठी हुई हों, और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था। अच्छा गुलफशां, अच्छी बात ये भी है सर कि आपने जब सबको डिस्क्राइब किया, तो हरमीत एक इंटरेस्टिंग बात ये भी कि आजकल हमारे प्रोग्राम में ना हर 2 दिन बाद एक सवाद की खबर जरूर होती है, और गुलफशां का ताल्लुक भी सवाद से ही है। सवाद का बंदा पहले से ही बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, सवाद से ही है। गुलफशां, एक तो आपका ताल्लुक जो है वो माशाल्लाह सवाद से है। अब देखिए लाहौर शहर में आप रहो तो बाइक या साइकिलिंग की आपका एक्सपोजर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सवाद में एक्सपोजर भी कम है। वहाँ पे आपको पता है कि किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कंपैरेटिवली अगर आप शहर में रह रहे हैं तो। सो हाउ यू स्टार्टेड, लाइक कैसे आपने स्टार्ट किया? हाउ फैमिली सपोर्ट्स यू? शुरू में तो काफ़ी रेजिस्टेंस थी, इनफैक्ट फैमिली से भी थी, नेबर से भी थी। आपको तो पता है वहाँ पर हम लोग जो बाइकिंग गियर होता है, हमारा जैकेट ट्राउज़र जो एक प्रॉपर सेफ्टी गियर होता है, वो वहाँ पे आप इस तरह ओपनली पहन के नहीं फिर सकते। इनफैक्ट अगर मेरे बाल नज़र आ जाएं कि ये लड़की जा रही है तो लोग बहुत अजीब तरह से देखते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी तक नहीं आई सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद। लेकिन मुझे याद है जो मेरी मदर इन लॉ थी या मेरे हस्बैंड होते थे, तो हम लोग, मुझे जब मैं तैयार होकर निकल रही होती थी तो हेलमेट के अंदर सारे बाल करने हैं, किसी को पता ना चले। मेरा जो हेलमेट का शीशा होता था वो ब्लैक होता था कि बाहर जब जाती थी तो लोगों को लगे कि लड़का ही बाइक पर जा रहे हैं। मेरी वो स्पोर्ट्स हैवी बाइक होती थी तो किसी को डाउट ही नहीं होता था कि कोई लड़की वहां से गुजर के जा रही है। लेकिन अदर देन दैट जो बाइकर कम्युनिटी थी सवात की अपनी, जो मोटरसाइकिलिस्ट के लड़कों की कम्युनिटी है, उन सब के अंदर बहुत एक्सेप्टेंस थी। मैं उनके साथ काफ़ी राइड्स भी करती रही हूँ। काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में हम जाते थे, चित्राल जाते थे, कुमराट जाते थे, तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस मैंने देखी है। हालांकि वो भी सवात में ही रहते थे, लेकिन अदर देन दैट थोड़ा सा मुझे अभी भी गैप लगा है। अच्छा, सवाद से एक और होस्ट हमारे साथ है सर। हाँ, अच्छा गुलफशां, अगर आप देखें जिस तरह सवाद का जिक्र हो रहा है, और सवाद की अगर हम देखें, मेरा ताल्लुक भी वहाँ से ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ से ये सारा कुछ, ये सफ़र, फिर वहाँ पे ये सोच, ये ख्याल कैसे आया कि बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं मैं अगर करना चाहूँ, लेकिन बाइक की सोच और फिर उसको सीखना एक अलग मरहला था। तो ये सारा प्रोसेस, जाहिर बात है आपने बता भी दिया कि बड़ा मुश्किल था, एक्सेप्टेंट तो अभी भी नहीं है हमारे आम वो ख़वातीन को, ऐसा देखा भी नहीं जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ और फिर बाइक को चुनना, ये ख्याल कहाँ से आया? अभी ये असल में रैंडम प्लान नहीं था कि अचानक से मैं मोटर साइकिलिस्ट बन गई। मैं पहले साइकिलिस्ट थी। मेरे अब्बू जो थे वो बेसिकली ट्रैवलर थे, वो दुनिया गाड़ी पे घूमा करते थे। तो वो इनहेरिटेड थी एक चीज़ के मेरे अंदर ये था, एक विजन था कि मैं शायद ट्रैवल कर पाऊंगी। और अपनी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जैसे ही मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो मैंने सोचा कि जैसे ही अर्निंग स्टार्ट हुई तो सिटीज़ के अंदर ही मैंने इसको इनिशिएट किया था। जब मैं इस्लामाबाद में थी, लाहौर में थी, वहीं पर सीखना शुरू किया। देन अपना मैंने KPK का पूरा प्लान बनाया, क्योंकि उस वक्त 2009 की बात है जब ये बिल्कुल सवात न्यू दोबारा से रीओपन हुआ था। मैं उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने जाके म्यूजियम को भी दोबारा से रीओपन किया था। हमारे जितने भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके बाद, तो काफ़ी टफ था उन सारे इलाकों से गुजरना, उस ट्रिप को एक एग्जीक्यूट करना और फिर वो दिखाना जो असल में रियलिटी थी कि कितने खूबसूरत हमारे लोग हैं, नॉर्मली लोग किस तरह उठते बैठते हैं रहते हैं। तो काफ़ी टफ था मेरे लिए, लेकिन अगेन बहुत खूबसूरत था। मतलब मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना था, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। मतलब जिस तरह मैं शंदूर तक गई थी, ऊपर बूनी का इलाका था हमारा, चित्राल से अपर दीर का इलाका था, सारा इलाका बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंट्रीज आप दिखाती हैं गैर मुल्कियों को अपने सफ़र की, तो कितना इंस्पायर होते हैं फिर वो आने के लिए? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इस साल भी 20 लड़कियां आ रही हैं मोटरसाइकिलिस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, जो मेरी फ्रेंड्स ही हैं,
और जब मैं उनको दिखाती हूँ तो बहुत हैरानी होती है उन्हें। उन्हें कहती है इतनी खूबसूरत पहाड़ है, इतनी खूबसूरत सड़कें हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं, मतलब उन्होंने ये चीज़ें देखी ही नहीं कहीं पर। जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज अदर देन जो मैं दिखा रही होती हैं, वो लोग ज़्यादा बड़े स्क्रिप्टेड होती है, बड़ी एक प्रोफेशनल वे में लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जो मेरी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है वो थोड़ा सा नेचुरल है, कि मैं लोगों के घरों में जा रही हूँ, लोग बात कर रहे हैं, उनका रहन सहन दिखा रही होती है, तो वो लोग बड़ा एक उनके साथ कनेक्टिविटी होती है उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कि उनका दिल करता है कि वो पाकिस्तान आए। जो क्योंकि यहाँ पे एक रूटीन है बाइकर्स की कि वो हर साल किसी ना किसी कंट्री जाके एक्सप्लोर जरूर करते हैं एज अ वेकेशन। अच्छा गुलाब तो शाह, आप अगर बीइंग अ बाइकर बात करें तो बाइकर राइडर होना एक एडवेंचरस टास्क भी है। मतलब ऑल दो कि आपकी एक्सपर्टीज़ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आपने अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के जिन इलाकों का आपने नाम लिया, वहाँ तो बाइक पे जीप पे जाते वक्त आपको इतना डर लगता है, आप तो फिर बाइक पे गई हैं और इस तरह से आपने एडवेंचर किया है। कौन सी राइड सबसे मुश्किल थी, एडवेंचरस थी, जो मेमोरेबल है, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? सबसे ज्यादा जब मैं शंदूर के इलाके में जा रही थी, वहां पर रोड नहीं थी। चित्राल से अपर के साइड जितना एरिया था उस वक्त रोड वहां पे नहीं थी। अभी आई डोंट नो वहां पे बन गई है या नहीं, उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन थी। बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से वो चश्मा पानी भी बह रहा होता है, आपके रोड क्रॉस कर रहा होता है, वहां पे सड़क नहीं है प्रॉपर, बड़े बड़े पत्थर हैं। और मैं आदी थी मोटरसाइकिल सड़क पर चलाने की, तो वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मैंने 16 आवर्स सबसे ज्यादा लंबी राइड की हुई, कॉन्टिन्यूसली 16 आवर्स, सिर्फ टी ब्रेक के लिए मैं रुकती थी बीच में। तो बहुत टफ था मेरे लिए। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने इतना सफ़र किया है पाकिस्तान के अंदर, तो कोई कमियां जो आपको महसूस होती हों कि ये ना हो तो पाकिस्तान में ज़्यादा टूरिस्ट आ सकता है, बाइकर आ सकता है, जो आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहें कि मतलब क्या अच्छे होटल्स बनाए जाएं, रेस्टोरेंट्स अच्छे बनाए जाएं, रास्ते में रेस्ट रूम्स अच्छे हों, क्या हो? क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट सारे जीटी रोड पर ट्रैवल करते हैं, मोटरवे पे हमें अलाउ नहीं है और ना हम घूमते हैं मोटरवे पे, तो वहां पे हमें बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अगर हमें वॉशरूम जाना है तो हम किसी जगह हम ढूंढ रहे होते हैं, हम कहाँ पर जाए, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है जैसा हम इन ममालिक में बाहर देखते हैं, डेवलप कंट्रीज में। एक टॉयलेट की हमारी एक जरूरत है बेसिक, और एक हमारा जहाँ पे हम अपनी बाइक को पार्क करके टी ब्रेक कर सके। ये दो चीजें हमें थ्रू आउट नहीं मिलती। इनफैक्ट जब हम नॉर्थ में जाते हैं या हम बलूचिस्तान वाले एरिया में जाते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। तो ये बेसिक नीड्स हैं जो कि होंगी तो बाइकर ज़्यादा आएंगे। ना कैंपिंग स्पॉट्स हैं हमारे पास कि जहाँ पे वो सेफली ओवर द नाइट कैंपिंग कर सके, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवलर कैंपिंग करते हैं, दे कांट अफोर्ड कि वो हर रात होटल में रह रहे हो। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक, और ये इसकी अवेयरनेस नहीं होगी तब तक लोग कम आएंगे, कम से कम, जो अभी हमारा नंबर काफ़ी कम है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान अच्छा, वैसे गुलफशाह, अगर आप तो वैसे बहुत सारी जगहों में जाती हैं, बहुत से ट्रैवल आप करती हैं, खासकर पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि ख़वातीन के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हैरान भी कर देती हैं। मैं खुद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पर यहाँ इस्लामाबाद या लाहौर की सड़कों पे हमारी बहनें जो हैं वो राइड करती, तो मैं कम उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे में आप जब जाती हैं तो लोगों का मेल मिलाप आपके साथ किस तरह का होता है जब किसी गांव जाती हैं, किसी शहर जाती हैं, किसी रास्ते से गुजरती हैं? बहुत अच्छा, मैं मतलब अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती कि कितना अच्छा वो मुझे ट्रीट करते हैं। पहले तो उन्हें लगता ही नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मेरा गेटअप इस तरह का होता है, लेकिन जब मैं उर्दू में बात करती हूँ तो उनको लगता है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे, अपने घर लेके जाते हैं, चाय के बगैर जाने नहीं देते, और अक्सर मुझे नाइट स्टे के लिए विलेजेस के अंदर वो कहते ही कहते हैं। काफी दफा हुआ है कि मुझे जगह नहीं मिलती और मैं लोकल्स के साथ ही नाइट स्टे कर रही होती हूँ, और फिर वो मुझे घुमा भी रहे होते अपना लोकल एरिया। तो ये इस तरह की एक्सेप्टेंस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी आपको लोग अपने घर नहीं लेके जाते। ऑलराइट गुलफशाह, थैंक यू सो मच, नाइट टू यू, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। सर, एक्सेप्टेंस मास्टर में कंपैरेटिवली अब आ गई है, तो लड़कियां खास तौर पर अगर बाइक का शौक है, साइकिलिंग का शौक है, जस्ट गो फॉर इट। हम आपकी भी खबरें देंगे। अल्लाह करे इनका मियाँ जिस तरह से सपोर्टिव है, बाकी लड़कियां भी जो उनके घर वाले उतने सपोर्टिव हों, इनके घर वाले भी सपोर्टिव, शादी के बाद मियाँ भी सपोर्टिव, तो उतना सपोर्टिव होंगे तो लड़कियां नाम पैदा करें, कामयाबी होगी। बिल्कुल, तो सपोर्ट करना भी सीखिए। लड़कियां जो करना चाहती हैं उसे सपोर्ट करेंगे तो मास्टर में जो एक्सेप्टेंस है वो जल्दी आ जाएगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह उठते हैं और सोचते हैं ज़िंदगी एक जंग है और हमने सारा दिन इससे लड़ना है, और अपने असलहे समेत असलहे से लेस हम सारा दिन जंग लड़ते हैं। तो फिर आप अगर सुबह सुबह ये अज्यूम कर लेते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है, आज की परेशानियां हमें अजियत में मुब्तला कर देंगी, तो ज़िंदगी आपको वैसे ही मिलती है।
मतलब ये कि अगर आप मनफी सोच रखेंगे, वहम पालेंगे, तो चीज़ें नेगेटिव ही होंगी आपके साथ। सर इसे पॉजिटिव कैसे किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? इसके लिए मैं ख्याल डॉक्टर साहब की तरफ Yes, चलते हैं, ये बताएंगे। डॉक्टर जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये मनफी सोच, राइट, इसे मतलब ये क्यों पैदा होती है और इसे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, और ना पाया जाए तो नुकसान क्या है? राइट। अच्छा, ये मनफी सोच जो एक चीज़ है जिसको कहते हैं, बेसिकली बहुत कॉमन है, नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच। बेसिकली जब भी इंसान डिप्रेस होता है, मायूस होता है, मायूसी की जो सबसे कोर थिंग है ना, वो मनफी सोच है। यानी मायूसी इतनी होती है कि हर चीज़, यानी कोई भी वाक़या हो रहा है, उसमें से जो मनफी पहलू ही इंसान देख रहा होता है। इंसान के माइंड का फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर बन जाता है जो हर चीज़ की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये आमतौर पे जो एक बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी, उसमें मनफी सोच बढ़ जाती है। ठीक है। आमतौर पे मनफी सोच आना, थोड़ी बहुत आना एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब भी कभी बुरा वाक़या होता है, परेशानी आती हैं, उसके साथ मनफी सोचें आ जाती हैं। और अगर नेचुरली देखें, इंसान को पूरे दिन में कई हज़ार बल्कि लाखों सोचें आती हैं, ज़्यादातर मनफी ही होती हैं। जब हम फोकस करने लग जाते हैं उन मनफी सोचों पे, तो फिर वो हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसमें कहते हैं सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं हो रही। अगर मनफी सोचें ज़्यादा आ रही हैं तो ये ज़रूर रूल आउट करना चाहिए कि क्या हम खुदा न खास्ता डिप्रेशन की बीमारी में तो नहीं जा रहे। अच्छा, डिप्रेशन को आप एक बीमारी के तौर पे देख रहे हैं, और अगर बीमारी के तौर पे देख रहे हैं तो फिर उसका ज़ाहिर है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना उसका लाजमी हो जाता है, उसमें कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब ऐसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये डिप्रेशन की बीमारी है, इसमें कुछ अलामात मोटी मोटी हैं जो हम आई थिंक बता सकते हैं कि मायूसी, गमगीनी रहना, किसी काम में दिल ना लगना, जिससे में ताकत कम हो जाना, नींद भूख का ख़राब हो जाना, अटेंशन, कंसंट्रेशन, तवज्जो ख़राब हो जाना, वज़न की कमी बेशी, और अगर सवेर हालत हो तो ख़ुदकुशी का रुझान होना। ये डिप्रेशन का पूरा एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है। जो माइल्ड डिप्रेशन बहुत कॉमन है, हल्के दर्जे की अलामात, मिजाज ख़राब होना, थोड़ा सा नींद ख़राब होना, इंटरेस्ट ख़राब होना, हल्के दर्जे का बहुत कॉमन है, ख़ुद से भी ठीक हो जाता है। 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये डिप्रेशन की बीमारी है, और अगर सेवेरिटी ज़्यादा हो। ठीक है। हमारे हरमीत साथी हैं हमारे मौजूद। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क के हालात जो देखें तो परेशानी, कहीं ना कहीं परेशानी में कोई ना कोई मुब्तला तो है, और ऐसे में आप जिस तरह फरमा रहे हैं तो मनफी सोचें भी आना शुरू हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाते। अब ऐसे अगर वो चाहें कि जो घर में बैठे हैं और जो चाहते हैं कि भाई हम डॉक्टर के पास तो ना जाएं, लेकिन हम खुद से कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो ठीक होने की तरफ जाए, तो ऐसा क्या अमल, ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कम से कम वो बेहतरी उसकी सोच में, उसके नेगेटिव थाट में, उसमें चीज़ें बदल जाए? राइट। अच्छा, इसमें जैसे मैं जिक्र कर रहा था ना कि डिप्रेशन का अगर मर्ज़ खुदा न खास्ता हो गया, सेवेरिटी पे आ गया, नींद भूख ख़राब है और सुइसाइडल रिस्क का, फिर तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही जाना है, कोई और चारा नहीं है। और डॉक्टर के पास जाने से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट दोनों जो जगहों पे साइकियाट्रिस्ट मौजूद है, कम से कम बड़े शहरों में तो मौजूद हैं। तो फाइनेंशियल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं भी है, आप सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं। जहाँ तक इसके बग़ैर इलाज का ताल्लुक है, वो है माइल्ड डिप्रेशन, यानी दरमियाने दर्जे की हल्का फुल्का था है। उसमें सबसे बेहतर तो आई थिंक ये है कि रूटीन्स और लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस की जाएं। ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, 30 मिनट की एक्सरसाइज अगर हफ्ते में 3 से 5 दफ़ा कर लें तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी बेहतर हो जाती है। एक्सरसाइज एक माइल्ड एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है। उसके अलावा नींद और भूख का ख्याल रखना, यानी प्रॉपर एक सिस्टम में चलना। आजकल जो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, नींद का प्रॉपर टाइम नहीं है, इससे भी ये डिप्रेशन एंजाइटी वर्स होता है। इसके अलावा इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रॉब्लम है अगर वो हल हो सकता है तो उसके ऊपर पूरी एफर्ट की जाए, और जो नहीं हल हो सकता उसको छोड़ दिया जाए, यानी उसके ऊपर फिर दिमाग को फोकस ना रखा जाए। ये एक बड़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें रूटीन अगर हम चेंज कर लें और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर लें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम कर लें, और आइडेंटिफाई करें कि हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है, तो इस तरह की कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से घर बैठे थोड़ा बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये कहिएगा कि कोविड में इस चीज़ को काफ़ी तरवीज मिली। हमने देखा कि नेगेटिव थॉट्स, वहम बहुत लोगों ने पाले, हम भी उसी का हिस्सा थे। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, बिकॉज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे घर का कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस
बाकायदा एक बीमारी है, आप उस बंदे को उससे नहीं निकाल सकते, नसीहतें काम नहीं आती, आप उसे बूस्टअप करें कोई काम नहीं आता, उसे कुछ भी कहें वो उसमें धंसता और घुसता चला जाता है, उसे निकालना फिर दवाइयों के अलावा बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेंटल हेल्थ को पाकिस्तान में उस तरह से एड्रेस कभी नहीं किया गया। अब आके 2022 में, और अगर हम 21 की बात करें, ख़ासतौर पर 20 की बात करें, तो ये देखा जा रहा है कि बहुत काम कर रही है दुनिया मेंटल हेल्थ पे। डॉक्टर्स को घर में सेमिनार्स और इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना। देखिए, जब तक हमें ये, जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये डिप्रेशन एक बीमारी है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग सी बात होती है कि भाई क्या बात है, ये एक जो एक्सपीरियंस हम हर रोज़ कर रहे हैं उसको एक डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमारी है, इसका इलाज कर। नहीं होगी तो क्या बीमारी नहीं होगी? जी, दिमागी है तो वो बीमारी है। बिल्कुल, इसका मैं सिंपल आंसर ही करता हूँ कि भाई जैसे मैदा एक जिस्म का हिस्सा है, दिल एक जिस्म का हिस्सा है, दिमाग भी एक जिस्म का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे इसमें भी इसके केमिकल्स ख़राब हो जाएं, चाहे वो एनवायरनमेंट की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, तो इसने कोई ना कोई फंक्शनिंग ख़राब होनी ही होनी है। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड का आपने आई थिंक बड़ा अच्छा जिक्र किया कि कोविड का जो दौर था उसके बाद से अवेयरनेस बढ़ गई, और कोविड के जितने भी पेशेंट्स से 1 in 4 को डिप्रेशन हुआ। ये वायरस ही ऐसा था जिसमें बाद में डिप्रेसिव सिम्टम्स इसने आए, और इसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई हैं और स्ट्रेस इतना बड़ा है हर लिहाज से, आप देखें उसका भी इम्पैक्ट तो आएगा। डिप्रेशन की जो वजूहात में ना, खाली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तीनों चीज़ों को देखें। एक इंसान की इंटरनल बॉडी है, जैसे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई जिस्मानी कैफियत का प्रॉब्लम है, उससे डिप्रेशन होता है। एनवायरनमेंट में अगर कोई ड्रग्स या नशावर अशिया का इस्तेमाल, ये बहुत बुरे वाक़यात हो रहे हैं किसी के, इंसान फिर डिप्रेशन में जाएंगे। या अगर एनवायरनमेंट में यही जो पॉलिटिकल सोशल ये एनवायरनमेंट अगर डिस्टर्ब्ड है तो इससे भी इंसान जाता है डिप्रेशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ वाइटामिन्स की कमी, बास का आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो कहते हैं आपने वाइटामिन्स का टेस्ट करवाएं। जी जी। जैसे B12 की कमी हो गई या विटामिन D की कमी हो गई, ये कमी भी डिप्रेशन का कॉज करती है, मतलब वजह बनती है। राइट, इसमें जैसे मैं कह रहा था ना कि कुछ जिस्मानी हार्मोन्स और केमिकल्स का भी मसला है, तो उसमें विटामिन डेफिशिएंसी है, थायराइड है, और भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। बल्कि क्रॉनिक इलनेसेस तमाम में डिप्रेशन होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिस्म में जो दर्दें हैं, इससे भी डिप्रेशन हो जाता है। इसमें विटामिन डिप्रेशन की वजह से दर्दें होती हैं या दर्दों की वजह से डिप्रेशन? राइट, अच्छा, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक कोरिलेशन है कि बेसिकली ये दोनों है। यानी जो बंदा डिप्रेस्ड होता है ना, जैसे चलें डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन में इंसान सोशली आइसोलेट हो जाता है, कमरे में रहना, किसी से बात ना करना, सन एक्सपोजर ख़त्म हो जाएगा, विटामिन D ना कम हो जाना, ठीक है। इसी तरह फूड इनटेक कम हो जाता है, डिप्रेशन का सिम्टम है एपेटाइट कम हो जाना, खुराक नहीं खाएंगे बैलेंस, विटामिन नहीं एब्जॉर्ब होंगे, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डिप्रेशन के बिहेवियर की वजह से भी ऐसा माहौल क्रिएट होगा, डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी अगर पहले से है तो डिप्रेशन कॉज हो रहा होगा। हम डिप्रेशन के तमाम पेशेंट्स में कुछ ये टेस्ट करवाते हैं, जो हमें पता चल जाता है कि रीज़न क्या है। डिप्रेशन की रीज़न ढूंढना, फिर इलाज करना, ये हमारा मेन स्टे होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आम तौर पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयाँ लोगों को डर ये होता है कि ये तमाम उम्र मुझे लग जाएंगी। जैसे सिप्रालेक्स एक मैं मतलब दवाई का नाम लेता हूँ, तो लोग डर के मारे इस्तेमाल नहीं करते, कहते एक दफ़ा मैंने खा ली तो सारी ज़िंदगी खाना पड़ेगी। ये कोई ऐसी बात है या मतलब ये सिर्फ ये भी एक वहम ही है? आई थिंक बड़ा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखें, जैसे मैं कह रहा था ना कि डिप्रेशन का मर्ज़ कई लोगों में क्रॉनिक है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लॉन्ग टर्म चल रहा है मर्ज़ की अलामात। डिप्रेशन की भी कई लोगों की लॉन्ग टर्म चलती हैं। डिप्रेशन के इलाज में हम जो एंटी डिप्रेसेंट जो होता है उसको हम 6 महीने से 1 साल तक देते हैं। ठीक है। उसको ऐसा सा बंद कर देते हैं। अगर बंद करने के बाद अलामात दोबारा से आ जाएं, इसका मतलब है मर्ज़ वापस आ गया, दवाई का कसूर नहीं है इसमें। ठीक है। तो मर्ज़ कहीं तो वापस आ जाए, फिर दोबारा शुरू करनी पड़ती है। अच्छा, जो एंटी डिप्रेसेंट्स की कोई डिपेंडेंस का इतना मामला नहीं है। डिपेंडेंस होती है ये नींद की जो टैबलेट्स होती हैं, जो काफ़ी कॉमनली लोग यूज़ करते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि नींद की तमाम जो गोलियां हैं वो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही हैं। बल्कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चीज़ आ रही है कि ख़वातीन में, पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनमें जो नींद की टैबलेट्स यूज़ करने का रुझान बहुत ज़्यादा है। और जो मर्द हैं उनमें और अशिया हैं, जैसे सिगरेट और इसके अलावा और अशिया वो इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन जो हैं वो नींद की टैबलेट्स को
रोज़ इस्तेमाल करती हैं, फिर उस पर उनकी डिपेंडेंस हो जाती है और एक नशे वाली कैफियत में कंक्लूड कर सकते हैं सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है और फिर वो आपको इन्हीं चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करके ले जाती है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन आपसे रही, हमने मैक्सिमम सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है, लेकिन प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड कर लेते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेजुअली उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसको रियलाइज़ करना, कोई आर महसूस ना करें, शर्म महसूस ना करें। कोविड में इस बीमारी को जिस तरह से हमने एक्सेप्ट किया, उस तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी एक बीमारी है। अगर आपको है तो डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें। वी आर डन विद आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ दोबारा से आप सामने हाजिर होंगे। टिल देन हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।